मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि बंधु भेरू चौहान। लीजिए, एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। मुझे आशा है कि आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे परम श्रद्धेय कविवर मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ जाती है, जो मैं पढ़ते वक्त जिनसे मोटिवेट हुआ करता था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो इस तन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ तो उपयुक्त करो इस तन को। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, जिसके सब है अपने घर के। अर्थात हम जगदीश्वर के, परमात्मा के बेटे हैं। हम परमात्मा की अमूल्य धरोहर हैं। हम नर हैं, मनुष्य हैं, मानव है। तो मनुष्य है तो हम इतनी जल्दी उदास होने वाले लोगों में से नहीं हैं। इसलिए हम अनवरत जो है कड़ी मेहनत के साथ अपनी सफलता का इतिहास रचेंगे। तो लीजिए मित्रों, इसी कविता के साथ मैं आपको नए टॉपिक से जोड़ता हूं। वही विषय चल रहा है सामाजिक का, पार्ट 4, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक प्रश्न खड़ा होता है मित्रों। प्रश्न ये खड़ा होता है कि असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। तो मित्रों देखिए, असंगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं और संगठित क्षेत्रक किसे कहते हैं। मेरा वादा है कि आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। लगभग रात के 11 बजने वाले हैं, लेकिन हमारा मिशन है 10th बोर्ड बेस्ट रिजल्ट। तो इसी उम्मीद के साथ आप मुझसे जुड़ना, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो मित्रों समझिए, असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक में क्या अंतर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन असंगठित क्षेत्रक एंड संगठित क्षेत्रक। अब किन किन आधार पर अंतर है, हम इन अंतर को अलग अलग आधार पर अलग अलग बिंदुओं पर बांट लेते हैं। तो मित्रों अर्थ के आधार पर पहले तो यह समझना होगा कि असंगठित क्षेत्र क्या है, इसका अर्थ क्या है। ऐसे क्षेत्रक या ऐसे क्षेत्र, ऐसी संस्थाएं या ऐसे लोग जिन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं हो, ऐसी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। सरकारी नियंत्रण से बाहर बिखरी हुई इकाइयां असंगठित क्षेत्र कहलाती है, जो लोगों से काम करवाती है। अब इसी अर्थ के आधार पर संगठित क्षेत्र क्या है। वे सरकारी इकाइयां जो सरकारी नियंत्रण में हो। सरकारी नियंत्रण में वह संस्था जहां नियमित रोजगार होता है। सरकारी नियंत्रण में वह संस्था जहां नियमित रोजगार होता है उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। और जो सरकारी नियंत्रण से बाहर बिखरी इकाइयां होती है वो असंगठित क्षेत्र कहलाती है। तो अर्थ के आधार पर तो इनमें ये अंतर है। अब मित्रों बात करते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वेतन क्या होता है। पैसा, मनी, पैसा बोलता है। हर कोई जो है पैसे के लिए, धन के लिए काम करना चाहता है। प्राथमिक आवश्यकता तो धन ही है। हालांकि यही अंतिम आवश्यकता या अंतिम वस्तु नहीं होती, लेकिन सामाजिक की दृष्टि से प्राथमिक आवश्यकता तो यही है। तो मित्रों वेतन की बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करेगा तो उनको, उन श्रमिकों को या तो दैनिक मजदूरी दे दी जाती है या उनको नाम मात्र का वेतन दे दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में कोई वेतन फिक्स नहीं होता मित्रों। मान लिया जाए कोई साहूकार है या कोई बहुत बड़ा जमींदार है, उसके कृषि का कार्य चलता है तो उसने क्या किया कि कुछ मजदूर रख लिए। उन मजदूरों को उसने कह दिया कि भैया तुमको जो है एक दिन के 250 रुपए मिलेंगे। मजदूर बेचारे परेशान, मजदूर मजबूरी के मारे तो 250 रुपए में जो जमींदार के यहाँ काम कर लेंगे। जमींदार जब तक उनसे काम करवाएगा तब तक वो काम करेंगे। तो वो जमींदार जो सरकारी नियंत्रण में नहीं है, जहाँ वो अपनी मर्जी पड़ता है, मर्जी पड़े इतना काम जो है मजदूर से करवाए, तो वही असंगठित क्षेत्र की इकाई
के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को दैनिक मजदूरी या नाम मात्र का वेतन मिलता है, जबकि संगठित क्षेत्र में जो है नियमित मासिक वेतन मिलता है। प्रतिवर्ष उनके वेतन में बढ़ोतरी भी होती है, बोनस भी मिलता है, टीए डीए, दीपावली का बोनस, होली का बोनस। और प्रतिवर्ष जो है संगठित क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी और बोनस भी मिलेगा, त्योहार पर भी हमें बोनस मिलेगा, क्योंकि संगठित क्षेत्र जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट चलते हैं, सरकार के अनुसार चलते हैं। संगठित क्षेत्र में सरकारी इकाइयां भी हो सकती है, प्राइवेट इकाइयां भी होती है। प्राइवेट उद्योग जिनको जो है गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, गवर्नमेंट मान्यता देती है, वो भी जो है प्राइवेट से क्षेत्र भी जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे बहुत सारे कपड़ा मिल जो है वो गवर्नमेंट से जो है अथॉरिटी या गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त करते हैं, तो वहाँ सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो संगठित क्षेत्र में आते हैं। मित्रों, नियमों की बात करें मित्रों, तो नियमों की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में यहाँ मालिक का नियम चलता है। यहाँ मालिक का नियम चलता, काम करने वाले का कोई नियम नहीं होता। मालिक जितना चाहे अपने मजदूरों से काम ले, क्योंकि उसने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें 250 रुपये दूंगा, मैं सुबह सुबह तुम्हें 8 बजे लगाऊंगा और मैं तुम्हें रात को 10:30 बजे छोड़ूंगा। मजदूर मजबूरी के मारे उन 250 रुपये में खुश हो जाते हैं, खुश तो क्या हो जाते हैं, जबरदस्ती हाँ भरते हैं। तो यहाँ असंगठित क्षेत्र में किसी भी मजदूर या श्रमिक का कोई नियम नहीं चलता है, यहाँ केवल और केवल मालिक का नियम चलता है मित्रों, उसे ही असंगठित क्षेत्र कहते हैं। और बात करें संगठित क्षेत्र की, तो यहाँ संस्था व कर्मचारी दोनों सरकारी नियमों में बंधे होते हैं। संस्था को भी सरकारी नियम का पालन करना होता है, तो कर्मचारी को भी सरकारी नियमों का पालन करना होता है। यहाँ जो सरकार ने नियम तय कर रखे उन नियमों के तहत ही दोनों संस्था और कर्मचारी काम करेंगे मित्रों। यहाँ जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आप किसी आपके कोई भी मिलने वाला व्यक्ति है, वो किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो मालिक के यहाँ काम कर रहा है तो मालिक अपना नियम चलाएगा। लेकिन आपका कोई दोस्त सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में मान लिया जाए वो बैंक जाता है, उसकी सरकारी नौकरी है बैंक की, वो बैंक में मैनेजर है। तो बैंक का टाइम है सुबह 9:30 खुलना, शाम को जो है 6 बजे या 5 बजे बंद होना। तो 5 या 6 बजे का टाइम है, अगर 5 बजे बंद होने का टाइम है तो 5 से 5:30 भी जो है आपका दोस्त नहीं रुकेगा, क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार बैंक का टाइम जो है 9:30 से 5:30 है। तो 5:30 या 5 बजे जो है वो निकल जाएगा। लेकिन मित्रों, यहाँ कोई नियम नहीं होता, यहाँ कोई नियम नहीं चलता। बात करें टाइमिंग की, टाइम कार्य अवधि की, तो कार्य अवधि मित्रों असंगठित क्षेत्र में मजदूर से जितना समय मालिक काम करवाए उतना समय जो है मजदूर को काम करना है। असंगठित क्षेत्र में मजदूर का कोई समय नहीं होता, जाने का तो समय होता है मजदूर का असंगठित क्षेत्र में, या श्रमिक का जाने का तो समय होता है, आने का समय नहीं होता मित्रों। इसलिए असंगठित क्षेत्र जो है जोखिमों से भरा है, खतरों से भरा है। और संगठित क्षेत्र की बात करें तो मित्रों यहाँ सरकारी नियमानुसार ही समय का पालन होता है। मान लिया जाए मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाता हूँ, अगर मुझे सरकारी विद्यालय में 10 बजे जाना है, 10 बजे का समय है, तो मैं 10 बजे ही जाऊंगा, 9 बजे भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि सरकार ने सारे सरकारी विद्यालयों का टाइम जो है 10 बजे घोषित कर रखा है। और छुट्टी अगर 4 बजे होती है सरकारी स्कूल की, तो मैं 4 बजे ही आऊंगा, न कि मैं वहाँ 5-6 बजे तक बैठा रहूंगा, क्योंकि सरकार ने सरकारी संस्था का जो टाइम है वो 10 से 4 कर रखा है। या फिर मैं किसी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाता हूँ, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो वहां भी टाइम निश्चित होता है सरकार के नियमों के अनुसार,
क्योंकि वो स्कूल जो है सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। वहाँ अगर टाइम 10 से 4 का है तो मैं वहाँ भी 10 बजे जाऊँगा और 4 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो मित्रों, फ़ायदा संगठित क्षेत्र में जॉब करने का है। असंगठित क्षेत्र में जॉब वही लोग करते हैं ज़्यादातर जिनके पास नाम मात्र की भी योग्यता नहीं होती, जो मजबूरी के मारे होते हैं, ज़्यादातर निरक्षर, नासमझ या अनपढ़ होते हैं, जिनके पास लगभग हुनर की कमी होती है। मित्रों, वही लोग ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि संगठित क्षेत्र में आपको कोई भी व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देगा तो वो लगभग जो है एक निश्चित सीमा तक पढ़ा हुआ होगा। उसमें कुछ ना कुछ हुनर होगा, उसने कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा होगा, किसी न किसी क्षेत्र में उसने डिग्री ले रखी होगी, ट्रेनिंग ले रखी होगी। ऐसे ही लोग आपको संगठित क्षेत्र में देखने को मिलेंगे और जिनके पास नाम मात्र का हुनर हुनर होता है, नाम मात्र की क्वालिटी होती है, वो लोग आपको असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। मित्रों, एक बार जो है आप अपने दिमाग में भी इस तस्वीर को जो है खींच लीजिए, देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में अन्य लाभ की बात करें तो अन्य लाभ में असंगठित क्षेत्र में दैनिक मजदूरी के अलावा कोई लाभ नहीं मिलता। उसे वो दैनिक मजदूरी भी बड़ी मुश्किल से वो मालिक देता है। लाभ की कोई गारंटी नहीं है कि उसे उसकी दैनिक मजदूरी के अलावा उसे और भी कुछ मिलेगा। ऐसा कुछ तय नहीं होता, कोई विधान या विधि नहीं होती है मित्रों। जबकि संगठित क्षेत्र में मासिक वेतन के अलावा त्योहारों पर बोनस, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, संगठित क्षेत्र में मासिक वेतन के अलावा त्योहारों पर बोनस मिलता है और फ्री छुट्टी भी मिलती है मित्रों और बीमारी भत्ता भी मिलता है। अगर संगठित क्षेत्र में कोई भी सरकारी कर्मचारी या किसी संगठित रजिस्टर्ड कंपनी में काम करता है कोई बंदा तो उसको छुट्टियां भी मिलती है। शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, त्योहारों की छुट्टी, 1 महीने में एक छुट्टी फ्री। ऐसा जैसा वहाँ का नियम होता है उसके अनुसार छुट्टियां भी मिलती है। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसे बीमारी भत्ता भी मिलता है, मेडिकल लीव भी मिलती है, चिकित्सकीय अवकाश भी मिलता है और पैसा भी मिलता है मित्रों। तो संगठित क्षेत्र ज़्यादा फायदेमंद है। संगठित क्षेत्र के लिए पढ़ाई करो, गवर्नमेंट एग्जाम्स फाइट करो, कंपनी के एग्जाम्स फाइट करो, अपनी योग्यता बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ेगी तो रोजगार के क्षेत्र खुलेंगे मित्रों। ये बात हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी लागू होती है। साथ ही असंगठित क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाएं। असंगठित क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधा जैसे स्वच्छ पानी, पंखा, कूलर, चाय आदि की व्यवस्था मिले या न मिले कोई गारंटी नहीं है। एक जमींदार के यहाँ कोई मजदूर सोयाबीन काट रहा है, उड़द काट रहा है, वहां पंखा कहाँ से लाओगे, कूलर कहाँ से लाओगे, एसी कहाँ से लाओगे। वहां तो उसके सोयाबीन भी चुभेगी, उड़द भी चुभेंगे, फिर भी उसको काम करना है क्योंकि वो मजदूर जो है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। तो मित्रों, असंगठित क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। जबकि संगठित क्षेत्र में स्वच्छ पानी की गारंटी है। जिस भी रजिस्टर्ड कंपनी में या सरकारी कार्यालय में आप काम कर रहे हो, वहाँ जो भी जो है स्वच्छता प्रमुख है, सफाई कर्मचारी है, वो पानी की देख रेख भी करता है, आपको स्वच्छ पानी पिलाएगा, स्वच्छ टॉयलेट जैसी आवश्यक सुविधाओं की भी वहाँ व्यवस्था होती है। पंखा, कूलर, एसी, चाय पान आदि की भी जो है संगठित क्षेत्र में जो है व्यवस्थाएं होती है मित्रों। आप आपके आसपास के सरकारी कर्मचारी या रजिस्टर्ड कंपनी या संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र देखना वहाँ कितनी बढ़िया बढ़िया सुविधाएं मिलती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती है। सुरक्षा की बात करें मित्रों, सुरक्षा की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में सिक्योरिटी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दुर्घटना होने पर मजदूर को कोई फायदा नहीं मिलता।
उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसे एक्स्ट्रा वेतन या एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए या न दिया जाए, ये उस काम करवाने वाले मालिक के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि मित्रों, संगठित क्षेत्र में सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो संगठित क्षेत्र में कर्मचारी का बीमा भी होता है और दुर्घटना राहत भी मिलती है। संगठित क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत तो मित्रों, आप लोग इतना तो जानते होंगे कि आसपास कभी कभी किसी सरकारी कर्मचारी की, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके बेटे, बहू या पुत्र वधू, किसी को भी जो है उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी पद दे दिया जाता है। ये संगठित क्षेत्र की विशेषता है मित्रों। और पद तो दिया जाता है, जो दिया जाता ही है, उसके अलावा जिस व्यक्ति की कार्य के दौरान, काम करते हुए, नौकरी करते हुए मृत्यु हो जाती है, उसके परिवारजनों को अलग से, जहां जिस संस्थान में वो काम कर रहा है वह संस्थान अलग से एक निश्चित राशि भी देता है, ताकि उस राशि से उसके परिवार का आर्थिक नुकसान ना हो और आर्थिक भरपाई हो जाए। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा फायदा किसमें है? संगठित क्षेत्र में है। और असंगठित क्षेत्र में तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आप संगठित क्षेत्र में नौकरी लगने का प्रयास कीजिए। असंगठित क्षेत्र रिस्क भरा है और ऐसी रिस्क हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। इसमें केवल एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, और इसमें कल्याण छिपा हुआ है। इसी के साथ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मैं मिलूंगा। आप कमेंट में जो है नीचे अपनी राय, अपने विचार, अपने प्रश्न लिख सकते हैं। साथ ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी जो है ये स्टडी अवेलेबल हो जाए। आपकी सफलता की मैं प्रार्थना करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक। आपका कवि बंधु।